जो ये ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं गिलेंच कंपनी का है और ये भी एसी का ही है। तो दोनों में अंतर है। इसमें देखेंगे तो एक 12 वोल्ट के लिए और 4.75 वोल्ट के लिए 300 मिली है। तो अगर ये 300 मिली है तो ये 2 वायर मिला करके है, ये वाली वायर यानी 3 वायर इसको सेंटर ट्रैप में रखते हैं और ये हुआ तो 7.7 इसमें, फिर ये 0 हो जाएगा ब्लैक वाला, फिर यहाँ पे और इसके बीच में आपको मिलेंगे 4.7 वोल्ट। तो 4.7 वोल्ट है, 4.7 वोल्ट अगर दोनों को मिलाएंगे तो 8 यानी 9 दशमलव कुछ वोल्टेज आएंगे। लेकिन यहाँ पे ये 12 वोल्ट का है, इसकी बाइंडिंग एक दूसरे में नहीं मिलेगी। अगर हम मीटर में देखते हैं तो मैं कंटिन्यूटी रेंज में रख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूटी रेंज चलेगा। तो देखिए पीले वाले में, पीले में मैं लगा रहा हूँ तो यहाँ पे ये बता रहा है और नीले में ब्लैक के साथ में और इधर भी बता रहा है। ठीक है, तो ये तो इसकी बाइंडिंग है, इसका संबंध इसके साथ में नहीं रहेगा, यानी पीले वाले वायर का संबंध इसके साथ में नहीं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बाइंडिंग सेपरेट है। ये येलो वायर अंदर गया, राउंड राउंड हुआ और बाहर निकल के वापस आ गया। ये गया अंदर, राउंड राउंड हुआ, वापस आया तो ब्लैक बन गया, फिर वापस वही वायर जाएगा, फिर राउंड राउंड होकर के आया तो एक स्टार्टिंग का ब्लू हुआ और एक लास्ट का ब्लू और सेंटर पॉइंट ब्लैक निकलती है। यह ट्रांसफार्मर भी वैसे ही होगा। तो 0 यानी यहाँ पे 230 वोल्ट इनपुट है और यहाँ पे 0, 12, 0, 15 जो भी होगा, इसके ऊपर रेटिंग लिखा ये 12 वोल्ट के लिए है। तो अगर देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि इसमें कितना वोल्टेज है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट चेक भी करते रहेंगे। हम ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यही अगर आपको ट्रांसफार्मर नहीं मिलता है तो आप ये डिज़ाइन कर सकते हैं अपने पास। इसका प्रोसेस थोड़ा बड़ा रहेगा, लेकिन एक बार देख लेंगे तो पूरे लाइफ में बोल रहा हूँ आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी दूसरे ट्रांसफार्मर लेने की। यानी अगर आपका फेलियर हो जाता है किसी सर्किट में तो आपको ये समस्या नहीं आएगी। देखिए यहाँ पे अभी हम देखते हैं तो इस मीटर में कुछ ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए तो 235 वोल्ट है, आउटपुट में इसके जो है एसी 14 वोल्ट यानी 15 वोल्ट है। ठीक है, 15 वोल्ट एसी आउटपुट हो रही है। अगर हम इसे डीसी में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 1.414 से गुणा कर देंगे तो हमारा जब भी डीसी ब्रिज से बनाएंगे तो वो डीसी बनेगा। लेकिन ये ट्रांसफार्मर हम उस सर्किट में नहीं लगा सकते हैं जिसमें BLDC यानी हमारी डीसी मोटर लगी होती है, उसमें ये हम नहीं लगा सकते। एक बार के लिए हम इस ट्रांसफार्मर को लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस ट्रांसफार्मर को देख लेते हैं इसका कितना वोल्टेज है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इसकी अगर हम कंटिन्यूटी देखते हैं, हर एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की कंटिन्यूटी होती है, आपको पता है। तो इसे हम ऐसे रख देते हैं, ऑटो रेंज में है, जो भी आएगा देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये शो कर रहा है 558 ओम्स। ठीक है, 500 या 600 ओम्स। और यहाँ पे देखेंगे तो ये 0 बता रहा है, यानी ये ट्रांसफार्मर खराब है। लेकिन हम इसे खराब नहीं मानेंगे क्योंकि जितने भी अच्छी क्वालिटी के ट्रांसफार्मर होते हैं तो इसके अंदर एक सेपरेट फ्यूज या
थर्मल फ्यूज बोलेंगे, वो लगा होता है। इसके अंदर भी लगा हुआ है, लेकिन ये तो सही है, तो हम इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसका भी हम खोल करके, यानी इसे पूरा खोलेंगे, फिर इसका कैलकुलेशन करेंगे और फिर इसकी बाइंडिंग करेंगे, जिससे कि हम उस चॉपर निकालेंगे तो उसके बदले में इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी ये ख़राब है तो इसको हम सही करेंगे। ये टेक्निक देख लीजिए कैसे सही करते हैं। तो सबसे पहले समझना क्या है, इसकी बाइंडिंग देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे एकदम बिल्कुल सपाट है, यानी ये प्राइमरी इसका ओपन है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये इस तरह से है, और यहाँ पे कुछ उभरा हुआ है, तो इसका इसी साइड में रहता है ये, ठीक है, इसी साइड में रहता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये रहा। अब इसे निकालने के लिए एक कोई भी किसी भी तरह से आप कर सकते हैं, ब्लेड ले सकते हैं आप, नुकीला कोई भी चीज़ ले लीजिए। यहाँ से आप इसको धीरे सा क्रश करिए, यानी इसको उभाड़िए इस तरह से। थोड़ा सा सावधानी करेंगे ताकि नुकसान ना हो, नहीं तो मेहनत करके क्या करेंगे जब वही खराब हो जाए तो, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये मिला, तो इस जगह पे तो ये एनटीसी दिख रही है, और इसका वायर बिल्कुल बारीक है। ये समझ लीजिए प्राइमरी का वायर बारीक होता है, थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो ये टूट जाएगा। ये दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, ये वाला। और उस तरफ से देखेंगे तो ये पहले ही निकल चुका है, तो ये भी निकल गया, टूट गया यहाँ से वायर। अब हमें उस वायर को ढूंढना होगा कहाँ पे है, तो ये रहा, ये है वायर इसका, ये, और दूसरे तरफ का ये है, ये। तो हम यहाँ से इसको देख सकते हैं कि ये खराब है या सही है, यहीं पे फाइनल कर लेते हैं। इसमें से एक वायर तो हमारा इस पे आएगा, इस जगह पे, तो ये आ चुका है, देख रहे हैं 0 ओम शो कर रहा है। अब ये दूसरा वाला वायर इस पे होना चाहिए, तो हम इसको इसमें लगाएंगे। और यदि इस वायर पे कंटिन्यूटी आ जाती है, इस पे कलई होती है, तो बिल्कुल इसके नोक पे मैं लगा रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे 310 ओम शो कर रहा है, तो यानी हमारा ट्रांसफार्मर सही हो जाएगा। बस हमें इसको और इसको दोनों को आपस में मिला देना है। तो चलिए हम मिलाते हैं। मिलाने का तरीका, इस वायर के ऊपर कलई होती है, तो ऐसे नाखून रखिएगा, ठीक है, और नाखून के ऊपर ये इस वायर को आना चाहिए, ये वाले, और ऐसे ऐसे ब्लेड से हल्का सा क्रश करेंगे ताकि इसके ऊपर की जो कलई है वो हट जाए, ठीक है। इसे हटाना ज़रूरी है, नहीं तो इसके ऊपर शोल्डर लगेगा नहीं। इसे हटा लेंगे इस तरह से करके, इसको नाखून के ऊपर लाएंगे ऐसे, और हल्का हल्का क्रश कर देंगे, ठीक है। ये हो गया, बहुत ही बारीक है, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं कैमरे में, ये तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन तरीका यही है, दूसरा इसमें है नहीं। और एक बारीक वायर का, बारीक वायर बोले तो इतना बारीक, दो वायर ले सकते हैं, एक वायर भी ले सकते हैं, लेकिन एक वायर में शोल्डर पकड़ता नहीं है,
तो डबल वायर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे आपको बारीक सोल्डर की जरूरत पड़ेगी। इसको अच्छे से अब हमें इस पॉइंट पे सोल्डर को चिपकाना है, तो इसे थोड़ा सा हम ऊपर करेंगे ताकि सरफेस से ऊपर हो जाए, तो सोल्डर इस पे आसानी से चिपक जाएगा। और यहाँ पे बारीक सोल्डर की ही जरूरत पड़ेगी। अभी हो गया। इसके ऊपर ग्लू डालिए, टेप डालिए, जो भी है इसे पैक कर दीजिए। तो हमारे पास जो ये टेप है, हम इसको इस तरह से पैक कर देते हैं। अभी हो गया। और अब इसकी हम कंटिन्यूटी देखेंगे तो ये हमें रेजिस्टेंस शो करने लगेगा। तो 358 ओम्स शो कर रहा है। अब इसे हम इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं, क्या इतना जो वोल्टेज लिखा था वही वोल्टेज है या उससे कम है। यह इंडक्टर है, इसके लिए इसका ओम्स में रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। अगर ये रेजिस्टेंस होगा सिर्फ रेजिस्टेंस, तो इसका इस तरह से रेजिस्टेंस यानी ओम्स नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर तुरंत उड़ जाएगा, लगाते ही उड़ जाएगा। तो चलिए अब देखिए इसे, इसमें 4.5 वोल्ट यानी 4.7 वोल्ट था, लेकिन यहाँ पे है 5.6। अगर इसको दोनों को हम दोनों बाइंडिंग को देखेंगे तो 5.6 और ये मिला करके हो जाएगा 11.4 के करीब हमें होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक में कम होगा, फिर 5.6 और यहाँ पे है 5.6, तो 5 5 10 और 6 6 12, 11.2। तो यहाँ पे सही है, 11.23 के आसपास है। तो ये इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन यहाँ पे 300 मिली था, जब भी हम इतना इस्तेमाल करेंगे। जब ये वोल्टेज को हम बढ़ा देंगे, जैसे कि P बराबर V/I होता है, बराबर। जैसे कि फार्मूला अगर देखा जाए तो P बराबर होता है V/I। तो यहाँ पे जो I है उस हिसाब से अगर हम इसको दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं तो जो वाटेज निकल के आएगा वही रहेगा, लेकिन अगर हम वोल्टेज को बढ़ा देते हैं तो ये घट जाएगा। यानी हम इसको डबल कर दिए। इस ट्रैप को जब भी हम इस्तेमाल करेंगे, ये ब्लैक को हटा देंगे और इसको जब हम इस्तेमाल करेंगे दोनों नीले वायर को, तो ये
300 मिली से घट करके 150 मिली एम्पियर ही रहेगा और वोल्टेज हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ये दोनों का मिला करके हमें मिलेगा जो वोल्टेज, वो वोल्टेज मिलेगा यानी 4 दूना 8, 9 दशमलव कुछ वोल्टेज यहाँ पे मिलेंगे। तो ये तो इसके वोल्टेज हो गए और ये वाला वोल्टेज हमें 400 मिली है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको देख लेते हैं, 14 है तो 14 का ये करेंगे। तो ये तो हो गई रिले वगैरह के चलाने के लिए, लेकिन इसमें वोल्टेज कुछ कम होंगे। रीज़न ये है कि मोटर को चलने के लिए जो वोल्टेज होती है वो होनी चाहिए 15 वोल्ट या 14 वोल्ट। तो यहाँ पे 11 है, ठीक है, तो 11 को गुणा कर देंगे तो 11.33 को 1.414 से तो जो वोल्टेज आएगा वो डीसी आएगा। और यहाँ पे मोटर को चलने के लिए कम से कम हमें 17 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है, 17 वोल्ट या 20 वोल्ट बना लीजिए और वहाँ पे एक 7815 का इस्तेमाल कर दीजिए और मोटर को सप्लाई दे दीजिए उससे, तो सर्किट जो है बिल्कुल परफेक्ट चलेगी, मोटर झटका लेने का कोई चांस ही नहीं है। जैसे कि यही पीसीबी है, आप देख लीजिए, इस पीसीबी में जो ये मोटर है इसको चलने के लिए जो सप्लाई चाहिए वो 15 वोल्ट चाहिए और 15 वोल्ट सेपरेट होता है। तो देखिए यहाँ पे रेगुलेटर ऑलरेडी लगा हुआ है, जब रेगुलेटर लगा है तो ये टेंशन नहीं है। हम इसमें अगर हमारा चॉपर ये ख़राब हो जाता है तो एक सप्लाई हम उठा करके यहाँ से इस पे देंगे, लेकिन यहाँ 2 सप्लाई है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी 2 सप्लाई होती है और एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव होता है तो समस्या होने लगती है। वहाँ पे फिर ट्रांसफार्मर अलग ढंग की ही डिज़ाइन करनी पड़ती है। अगर दोनों का जीएनडी एक ही है, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो इसका ग्राउंड यहीं पे है और इसमें लगा हुआ कैपेसिटर ये है, ठीक है, ये कैपेसिटर है। तो देखेंगे तो इसका निगेटिव है, ये निगेटिव है इसका, और इस वाले का देख लेते हैं तो इसका भी निगेटिव यही है। तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, हम इसे लगा सकते हैं। ये वाली भी सप्लाई इसमें है जबकि इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव है। अब यहाँ पे मैटर फंस जाता है तो इसके लिए सेपरेट सप्लाई बनाना पड़ता है, नहीं करेंगे तो उतार चढ़ाव होता है। देखेंगे इस सर्किट में, लेकिन हमारा आज का काम जो है सिर्फ ट्रांसफार्मर की डिज़ाइन पे है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में यानी अगली वीडियो में हम इसे खोलेंगे और इसे खोल करके कैसे इसका प्रोसेस करते हैं और किस तरह से हम इसे बनाएंगे